इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। इस बुलेटिन में बात होगी मुस्लिम संगठनों के ऐलान में मुश्किल में आए नीतीश कुमार की, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर मिले नोटों के पहाड़ की, जानेंगे आरएसएस की बैठक में हुए क्या फैसले, मणिपुर मामले पर कैसे बैकफुट पर आई मोदी सरकार, देखेंगे संभल हिंसा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई को, और बुलेटिन के आखिर में बात मेहुल चौकसी की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ी, अस्पताल में किया शिफ्ट, पिछले काफी वक्त से अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं अनशन। कांग्रेस ने दिया सरकार बदलो बिहार बदलो का नारा, पवन खेड़ा ने कहा बिहार को बदलना है तो बिहार की सरकार को बदलना होगा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा लोगों के एक बड़े वर्ग को चुनाव आयोग पर नहीं है भरोसा, विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर दिया जोर। पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना का बयान, बोले जनता का कम हो रहा है न्यायपालिका में भरोसा, कानून व्यवस्था को सरल बनाने की जरूरत पर दिया जोर। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे थे और अब सवाल जेडीयू की नीतियों को लेकर भी उठने लगे हैं। नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। खास तौर पर वक्फ संशोधन बिल विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम संगठनों ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है और अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चला है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना में अपने आवास पर एक बड़ी दावत इफ्तार का आयोजन किया। इस पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार कर दिया। जैसे ही नीतीश कुमार को मुस्लिम समुदाय के छिटकने का अंदाजा हुआ, वैसे ही उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को भी इफ्तार पार्टी का न्योता भेज दिया है। अब जानकार इसे डैमेज कंट्रोल की तरह देख रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पहले लालू यादव ने नीतीश के लिए अपने दरवाजे खोले थे, अब तेजस्वी को न्योता देकर नीतीश ने लालू के ऑफर का जवाब दे दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल इफ्तार पार्टी देते हैं। इस साल भी वो ये परंपरा निभा रहे हैं। ये इफ्तार पार्टी एक कड़े मार्ग पर बने मुख्यमंत्री आवास में होगी। इसमें एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है। अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस इफ्तार में शामिल होते हैं या नहीं। इससे पहले बिहार के कुछ प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इस इफ्तार का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया था, जिसमें इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानकाह मोजिविया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और खानकाह रहमानी का नाम शामिल है। इसके अलावा दूसरे कई संगठनों ने भी नीतीश की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार की बात कह दी। इन संगठनों ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर बताया है कि वो वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों के इस फैसले से जदयू में हलचल है। बॉयकॉट करने वाला संगठन बिहार, झारखंड और उड़ीसा का एक बड़ा मुस्लिम संगठन है। अब देखना ये है कि इस इफ्तार पार्टी में कौन कौन शामिल होता है और इस बॉयकॉट का क्या असर होता है। ये भी देखना होगा कि नीतीश कुमार इन मुस्लिम संगठनों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तेजस्वी के सहारे से डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश नीतीश ने की है, वो सफल हो पाएगी या नहीं। नीतीश कुमार की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की भी मुसीबत बढ़ती जा रही है। उनके घर नोटों का पहाड़ मिला। जस्टिस वर्मा का कहना है कि वो नोट उनके हैं ही नहीं। वैसे बीच में तो नोटों के गायब होने की चर्चा भी शुरू हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरी घटना का वीडियो ही जारी कर दिया है। तो क्या है इस वीडियो में, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए जहां एक तरफ 3 सदस्यीय टीम गठित की है, तो वहीं देर रात एक बड़ा कदम उठाते हुए इस मामले की पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। रिपोर्ट के साथ घटना से जुड़े फोटो और वीडियोस भी पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा के आवास के स्टोर रूम में नोटों की कई अधजली गड्डियां बरामद की गई। ये नकदी उस समय सामने आई जब होली की रात उनके आवास पर लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय द्वारा सौंपी गई 25 पन्नों की इस रिपोर्ट में आग बुझाने के अभियान के वीडियोस और तस्वीरें शामिल हैं। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों का सिरे से खंडन किया है। उन्होंने कहा, ये विचार या सुझाव कि ये नकदी हमने रखी थी या संग्रहित की थी, पूरी तरह से हास्यास्पद है। जस्टिस वर्मा का दावा है कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी स्टोर रूम में कोई नकदी रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद अब इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। ये घटना न्यायिक व्यवस्था में
पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जस्टिस वर्मा के घर मिले नोटों का वीडियो सामने आ गया है, तो अब उनके घर के बाहर आधे जले हुए नोट भी मिल रहे हैं। इस मामले में सीजीआई संजीव खन्ना सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है, तो बीजेपी को लेकर इस बार आरएसएस भी सख्त एक्शन लेने की तैयारी में दिख रही है, खासतौर पर पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर। संघ की बेंगलुरु में 3 दिन की बैठक खत्म हो गई है, तो इस बैठक में हुआ क्या खास और क्या दिए फैसले, देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में हुई। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के पहले दिन भाषा विवाद पर मोदी सरकार के रुख पर सवाल उठाए गए और साफ कर दिया कि मातृभाषा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। तो दूसरे दिन लोकसभा सीटों के परिसीमन मामले में दक्षिण के राज्यों की चिंता को जायज ठहराया गया। और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि संघ ने बीजेपी हाईकमान को संदेश भेज दिया है कि अप्रैल में हर हाल में चुनाव करा लिया जाए। संघ की बैठक का असर भी दिखाई दिया है और बैठक के अंतिम दिन बीजेपी ने केरल के अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। राजीव चंद्रशेखर केरल बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। उनके नाम का औपचारिक ऐलान 24 मार्च को होगा। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर भी संघ में मंथन किया गया। भले ही संघ की तरफ से मीडिया के सामने कहा गया हो कि बीजेपी अध्यक्ष के मामले में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन आरएसएस की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष के लिए बैठक में नाम तय कर लिया गया है और इसके बारे में बीजेपी हाईकमान को सूचित भी कर दिया गया है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मीडिया ने सवाल किया कि कर्नाटक में बीजेपी शासन के दौरान सरकार पर संघ का दबाव था। क्या मंत्रियों के निजी सहायक के रूप में संघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए दबाव बनाया जाता था? उन्होंने कहा, नियुक्ति के लिए कभी दबाव नहीं डाला गया। इसके अलावा संघ की बैठक में औरंगजेब विवाद पर बीजेपी का बचाव किया गया। इसे लेकर होसबोले ने कहा कि औरंगजेब भारत के लोगों के लिए आइकॉन नहीं हो सकता। देश का आइकॉन कोई बाहरी होगा या फिर कोई और, इस पर चिंतन की जरूरत है। बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत आरएसएस की तरफ से दिए जा रहे हैं और जल्दी ही ये दिखाई भी देने लगेंगे। लेकिन इस समय देश मणिपुर में बदलाव की मांग कर रहा है। राज्य में 2 साल से हिंसा का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की टीम ने भी मणिपुर का 2 दिन का दौरा किया। दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री भी मणिपुर पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के मणिपुर दौरे के बाद अब केंद्र सरकार भी राज्य की सुध लेती दिखाई दे रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच शांति प्रक्रिया में तेजी लाने की प्रार्थना की है। मणिपुर हाईकोर्ट की 12वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मणिपुर में शांति प्रक्रिया तेज हो ताकि राज्य प्रगति कर सके और विकसित भारत में योगदान दे सके। इस कार्यक्रम में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल थे। बता दें कि 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व में जजों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पहुंचा था। इस दल ने राहत शिविरों का दौरा किया और हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरे को लेकर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सहयोग से मणिपुर का ये कठिन दौर जल्द खत्म होगा। मणिपुर भी देश के अन्य हिस्सों की तरह समृद्ध बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांति और सद्भाव के लिए एकजुट होने की अपील की। बता दें कि मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी जातीय हिंसा ने राज्य को अशांत कर रखा है। इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दोनों समुदायों के बीच तनाव कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं विपक्ष भी लगातार जारी इस हिंसा के लिए पीएम मोदी के मणिपुर न जाने को लेकर निशाना साधा हुआ है। अब देखना होगा कि जजों के इस दौरे से राज्य में शांति व्यवस्था को लेकर कोई सुधार होता हुआ दिखता है या नहीं। मणिपुर को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिख रही है, तो संभल मामले को लेकर योगी सरकार भी सवालों में है। संभल पिछले 4 महीने से किसी न किसी मामले को लेकर विवादों में है और अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। संभल की शाही मस्जिद के सदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो क्यों हुई मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी, देखिए रिपोर्ट। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हुई हिंसा के बाद से ही संभल सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले के बाद यूपी से कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें और कई मस्जिदों के मंदिर होने का दावा किया गया। तो कई सालों से संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर इस बार प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई। इसके अलावा जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर भी विवाद उठा और अब संभल हिंसा में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पहले जफर अली को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सदर जफर अली से शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में एसआईटी पूछताछ कर रही थी और अब सदर को पूछताछ के लिए एसपी और सीओ सदर अनुज चौधरी ने बुलाया था, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब तक संभल हिंसा के मामले में 50 से ज्यादा लोगों को जेल भेज चुकी है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल है और ये पहली बार है जब शाही जामा मस्जिद
कमेटी के सदस्य से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस ने जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और आरएएफ को तैनात कर दिया है। संभल प्रशासन पर ये आरोप लग रहे हैं कि हिंसा मामले में वो एक पक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से मस्जिद के सदर को गिरफ्तार किया गया उससे प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं सवाल सीबीआई पर भी खड़े हो रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दायर की है उससे सीबीआई के साथ साथ बीजेपी भी अब सवालों में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। हिंदी फिल्मों के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने के मामले में सीबीआई ने 5 साल बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की जान किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक षड्यंत्र से नहीं हुई है। इस मामले में रिया चक्रवर्ती पर 15 करोड़ के गबन का जो आरोप लगा था वो भी बेबुनियाद साबित हुआ है। हालांकि रिया चक्रवर्ती पर जिस तरह से मीडिया ट्रायल कर उन्हें दोषी साबित करने का घिनौना खेल रचा गया था उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया है कि सारे मामले में किस तरह बिहार चुनाव के तार जुड़े। किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, जब मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था उस वक्त 2020 में सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म अभिनेता थे उन्होंने आत्महत्या की थी मुंबई में। मुंबई पुलिस ने और खास करके बांद्रा पुलिस स्टेशन के डीसीपी और उनके सभी सहयोगी ने उसकी इंक्वायरी किया और इंक्वायरी करके उन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, उसकी हत्या नहीं हुई। इस प्रकार का रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने दिया था, बांद्रा पुलिस स्टेशन ने दिया था। उसके बाद ग्रुप को पूछ आगे लो, में आपको पता है कि सही जवाब मिलेगा। बिहार के चुनाव लग गए थे, फिर राजनीतिक मोड़ आए उसमें और उसके बाद में पाटना में बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने वहां पे एफआईआर दाखिल किया कि जो रिया चक्रवर्ती जो थी वो रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए का गबन किया। उसके लिए उन्होंने सुशांत सिंह के पिताजी ने एफआईआर दाखिल किया। उसकी सीबीआई इंक्वायरी हुई। वो इंक्वायरी में 2 चीज सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने की हत्या नहीं, आत्महत्या ही थी, नंबर 1। और रिया चक्रवर्ती जो फिल्म अभिनेत्री थी उसने 15 करोड़ का गबन नहीं किया। उसका केस एडवोकेट मानेश शिंदे साहब जो वकील है मुंबई में उन्होंने चलाया और 1 पैसे का भी गबन नहीं किया, ऐसा रिपोर्ट में आया है। ये मामला फिर से आपको बता दें कि इस मामले में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि 5 साल बाद रिपोर्ट आई है और इसमें कोई बड़ा खुलासा नहीं है। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि छुपाने की कोशिश की गई। इसके अलावा ईडी ने झूठ फैलाने का काम किया और एक लड़की को जेल में भी डाला गया। ईडी झूठी, मोदी आइटम। मैं उम्मीद करती हूँ कि रिया चक्रवर्ती उन्हें माफी देने के बजाय गंदगी फैलाने वाले लोगों को खत्म करने का काम करेंगी। भले ही रिपोर्ट 5 साल बाद आई है मगर इस रिपोर्ट में मुंबई पुलिस की कार्रवाई को ही सही ठहराया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात मेहुल चौकसी की। भारत के बैंकों से लगभग 14,000 करोड़ रुपए का गबन कर विदेश भागने वाले मेहुल चौकसी के बारे में अब एक नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मेहुल चौकसी अब स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में है, जिसके बाद मोदी सरकार की एक और नाकामी सामने आ गई है, क्योंकि देश से इतनी बड़ी रकम लूटकर चौकसी आराम से भाग गया और सरकार उसे वापस नहीं ला पाई। देखिए रिपोर्ट। मोदी शाह, 13,005 करोड़ राजीव रुपए कुमार, बैंक लोन घोटाले में आरोप मेहुल चौकसी 2018 में ही देश छोड़कर भाग गया था। मोदी सरकार से बार बार सवाल होते थे कि आखिर वो भगोड़े कारोबारी को किस तरह वापस देश लाएगी, लेकिन इसका कभी कोई जवाब नहीं आया। और अब खबर आई है कि चौकसी स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि चौकसी बेल्जियम में रह रहा है। एफ रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद वो अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ बेल्जियम के एडिनबर्ग में रह रहा है। खबरें हैं कि इस कार्ड को हासिल करने के लिए चौकसी ने फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी का इस्तेमाल किया ताकि वो भारत प्रत्यर्पित होने से बच सके। पहले ये माना जा रहा था कि वो एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था। वो अपनी भारतीय और एंटीगुआ नागरिकता को छिपाते हुए बेल्जियम सरकार से ये कार्ड प्राप्त करने में सफल रहा। एफ रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद उसे बेल्जियम में रहने और यूरोप में घूमने की छूट मिल गई है। अब देखना होगा कि क्या चौकसी को वापस लाने के लिए मोदी सरकार कूटनीति का सफल